रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियोज में डोनाल्ड ट्रंप रोनाल्डो के साथ अपने ऑफिस में फुटबॉल खेल रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आप ये वीडियो देखेंगे। आसमा शिराजी शहबाज गिल को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, क्या ट्वीट किया वो भी आप इसमें देखें और सुनेंगे। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी नए सूबों के हवाले से आमने सामने खड़ी हैं, वो भी बहस हमारे यहाँ पे मौजूद होगी। सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरू साहब होंगे, हसन साबिर साहब और सबसे बड़ी स्टोरी जो टॉप स्टोरी है जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और उमर अयूब साहब की अहलिया को जो NA-18 में इलेक्शन लड़ रही हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। इसका पस मंज़र ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक जगह पर खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन के दौरान धमकियां दी जो फिज़िकल हार्म पर मबनी थी। इलेक्शन कमीशन की तशरीह के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उसका सख्ती से नोटिस लिया। कल इन दोनों को तलब किया है। उस इलाके में इलेक्शन के अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फ़ौज की तलबी भी की है। IG और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी की है और कहा है कि हम बड़ा सख्ती से इसका नोटिस ले रहे हैं और सिर्फ मामला इलेक्शन करवाने का नहीं है, वहाँ पर जो मुखालिफिन वोट डालेंगे उनकी जानों को भी ख़तरे में डाला गया है। तो ये बड़े सीरियस। हमारे पास नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उनका भी शुक्रिया। यासिर हकीम साहब नुमाइंदा समा TV जो अडयाला के मामलात कवर करते हैं उनका शुक्रिया। और उस्मान जावेद नुमाइंदा समा TV जो इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं उनका भी शुक्रिया। कल पेशी में आएंगे? ये तो अब सुबह पता चलेगा जी कि किस तरह से हमने उसको तो क्यों ऐसे बयान आप वैसे देते हैं? मुझे देखें क्या वजह? तो साहब बात ये है ना कि पहला नुक्ता ये उठता है, जब शोकाज दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन को उस वक्त नोटिस लेना चाहिए था जब मुल्क के अंदर धांधली डाका मारा जा रहा था। उस वक्त नोटिस लेना चाहिए था जब पेपर छीने जा रहे थे, जब पेपर रिजेक्ट किए जा रहे थे, जब फिर इलेक्शन नहीं किया गया। तो ये सारा आपके सामने है। उस वक्त तो आपने नोटिस नहीं लिया। के पास गए, आपकी रिप्रेजेंटेशंस हुई, आपके उस वक्त के लीडरान ने उनके साथ मीटिंग्स की। हमें पता है कि आपके एतराज़ात हैं, लेकिन फिजिकल हार्म असल हुआ ये है कि हम शोज में आके बैठते हैं ना, मैं भी खुद बाई चांस लड़ गई हूँ इलेक्शन, ठीक है जी। तो जब आप खुद विक्टिम होते हैं तो आपको ज़्यादा आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हुआ क्या है। देखिए मैं खुद गया हूँ, लेकिन हमारी इलेक्शन पिटीशन डिसाइड नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि रिटायर्ड जजेस वहां बिठा दिए गए। इलेक्शन तो नहीं है। देखिए मैं अब इस पे भी जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने वहां ये नहीं कहा कि उमर अयूब का ये निशान है, ये दो, ये करो, ये करो, नंबर 1। दूसरी चीज, यानी आप कहते हैं ना कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो कैसे असरअंदाज है। दूसरी चीज, असरअंदाज नहीं, उसने कहा कि आपको ना सुबह का सूरज आप देख पाएंगे ना फिर दिन की रोशनी देख पाएंगे। देखिए उसका नुक्ता क्या था? उसका नुक्ता ये था कि के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन फेयर होना चाहिए। अब फेयर इलेक्शन के ऊपर अगर इतनी तकलीफ है तो फेयर इलेक्शन करवा दें कि आप जीते। नहीं, फेयर जीते नहीं, मतलब फेयर इलेक्शन हो। जैसे आप हार गए तो फिर आपने कहना ना, उसने ये नहीं कहा कि फेयर इलेक्शन जो है वो मरयूब के हक में हो। हाँ। उसने कहा है कि ओवरऑल दोनों उम्मीदवारों को देख के फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब आपने दोनों उम्मीदवारों को वैसे जोड़ दिया। दूसरी चीज देखें, आप देखें पंजाब के अंदर PM के रहनुमा बैठे हुए हैं, उनसे पूछें कि फेडरल मिनिस्टर जो हैं अवैस लगारी हैं, वो जाके कैसे वहां पर जरदारी गुल के हल्के में जाकर कैंपेन और जाकर तकरीर वहां पे जाके इलेक्शन कमीशन के हल्के उधर क्यों नहीं नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने? दूसरा, ये तो मरियम नवाज साहबा ने जाकर बतौर चीफ मिनिस्टर सियालकोट के अंदर जाकर कैंपेन की। उनसे जरा पूछिए। कैंपेन के ऊपर तो इश्यू नहीं है, ये तकरीरें की हैं, नहीं तकरीर नहीं, एजेंडा नहीं आप प्रमोट कर सकते। की अगर बात करें ना तो आपने कहा जो अवैस लगारी का तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया, लेकिन तलाल चौधरी ने अपने भाई के हल्के में इलेक्शन कैंपेन की है, इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जरूर लिया है। और इलेक्शन कमीशन होंगे ना, अवैस लगारी का मिले ये इलेक्शन कैंपेन चलाने या वसाइल के इस्तेमाल का मामला नहीं है। एतराज़ात आप बेहतर समझते, क्या एतराज़ात? पंजोता साहब जिस तरह कह रहे थे ना कि नोटिस नहीं लिया, तो देखिए इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है, किसी हद तक नोटिस ले रहा है। अगर नहीं, आज का एतराज़ जो है कैंपेन के हवाले से तो नहीं है जी। आज का देखिए अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो कल सुहेल आफरीदी साहब ने हवेलियां जलसे में जाकर उनके साथ, आप कह रहे थे कि पार्टी का निशान उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उनके साथ उमर अयूब की अहलिया मौजूद थी और उमर अयूब खुद मफरूर है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी इस मामले पर एतराज़ात उठाए और तशवीश का इजहार किया कि एक बंदा मफरूर साथ खड़ा है और आप उसी की बेगम की इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। और आपने जिस तरह, और जब नवाज शरीफ साहब टिकटें दे रहे थे लंदन बैठ के, उस वक्त मफरूरी नहीं थी सर। हम तो उस बात की अभी सर उसके ऊपर, लेकिन तो ये एतराज, होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, यू गो अहेड। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ज़बान ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जलसों के अंदर, ये जानबूझ के इंतशार फैलाना चाहते हैं। कोई भी आप जुनैद अकबर साहब की भी स्पीच सुन लें, इनकी सुहेल आफरीदी साहब की भी स्पीच सुन लें, उनसे एक बयान मंसूब है जो मैंने भी सुना भी है कि जिसमें उन्होंने कहा कि पानी रोक लें।
हाँ, हम उनका पानी, ये हमारा जो है अगर गंदम नहीं आने देंगे हम इनका पानी बंद कर देंगे। और उन्होंने ये कहा है कि मरी के लोगों को पानी जो है वो हज़ारा से मिलता है, और इसी तरह की इस्लामाबाद के लोगों को पानी भी हज़ारा से मिलता है, हरीपुर से मिलता है, सॉरी। तो ये हम सारे बंद कर देंगे। मतलब ये कोई बात है करने वाली। आप मुझे एक बात बताएं ना। फिर उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि जी मैं जो आपने भी बात की है कि सुबह नहीं देखोगे या शाम नहीं देखोगे, ये तो ओपनली आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कत्ल करने की। तशरीह किया, कत्ल करने की धमकी है, अगवा करने की, कत्ल करने की, ये वो थ्रेट्स हैं। और उसके बाद इन्होंने एक और बात भी कही है कि देखिए जी अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर हम ऐसा काम करेंगे कि मुल्क को बहुत डैमेज होगा। तो भाई ये बड़ा होने वाला है। ये अगर आपकी सियासत रहेगी, ये इस मुल्क में वजीर आजम फांसी भी लगे, जेलों में भी गए, लोगों के खिलाफ झूठे केसेस माजी में बने। अभी मैं नहीं कह रहा झूठे, लेकिन माजी में बहुत बने केस इनके, बिलखुसूस इनके दौर में। फिर इससे ज़्यादा मुश्किलात लोगों ने फेस की, लेकिन कभी ये वाली हरकतें तो नहीं की ना। आप देखें, इसका मतलब ये है कि आपके बाद उनका अपना, ये भी कैसे उनका अपना अंदाज है उनका प्रोटेस्ट करने, अपना ये प्रोटेस्ट करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ इनकी उस ज़बान पे है जो आइन और कानून से बाहर है। मैं अगर आपको थ्रेट कर दूं, मैं उनको थ्रेट कर दूं, कल को ये कोई ये उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या है थ्रेट करने? ये दैट्स इंपॉर्टेंट। अगला स्टेप का देखिए, अडियाला ने ट्रिगर किया है इसको कि या पहले से होने वाला था। अडियाला तो एक्सक्यूज बन गया, अडियाला ने ट्रिगर किया, वहां पे पानी इस्तेमाल किया गया और डिस्पर्स किया गया और हाथापाई। क्या हुआ वहां पे? पहले साहब पानी इस्तेमाल नहीं किया गया, वो भी एक टेक्टिकली एक चीज डेवलप की गई उस सारे इशू को हाईलाइट करने के लिए। क्या मतलब पानी नहीं इस्तेमाल किया गया? जो अडियाला रोड है ना, वो थ्रू आउट चक्री तक उसकी डेवलपमेंट जारी है। और अडियाला का जो एरिया है वो वहां पे वैसे भी पानी का इशू, और पानी की टंकियां गाय बगाए हर जगह आपको 1-2 किलोमीटर के बाद नंबरों में, दर्जनों में मिलेगी। अब वहां पे जहां पे इनका धरना हुआ था अलीमा आपा का और उनकी फैमिली का और दीगर जितने लीडर्स थे, वहां पे एक टंकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बाहर पहले से खड़ी थी। साइड पे इधर भी नाला बना हुआ है एक ताज़ा, और वो उसको पानी लगाते हैं सीमेंट वगैरह को, और उस तरफ कंस्ट्रक्शन जारी है। जब ये वहां पे गए हैं वो उस वक्त की खड़ी थी। अगर पुलिस ने इन पे पानी डालने के लिए वो पानी, कैनन गन नहीं थी आप कह रहे हैं? कैनन गन नहीं थी, उसके साथ एक पाइप लिपटा हुआ था। हम तो कैनन गन रिपोर्ट कर करके हर जगह के ऊपर आपने कैनन गन, ये बताते हैं, खुद ही बताते हैं कि कैसे पाइप हुआ और कैसे छोटा बच्चा जो है वो गया, उसने उस पाइप को खोला और पाइप लेके आया आगे। उसके बाद इनकी पार्टी की एक एक्टिविस्ट है खातून, मैं नाम नहीं लेता, उनके खावन ने देख के उन्होंने वो कहा ये देखें यहाँ पे पानी डालने के लिए, और इसी दौरान मुझे अब ये चीज क्लियर नहीं है, मैंने इसकी पुलिस ऑफिशियल से भी पूछा है, उन्होंने कहा जी कि हम उस बंदे की तलाश में जो इस प्लानिंग का साथ और जिसने जाके पीछे से वाल्व खोला, लेकिन पानी इन पे नहीं पड़ा, सड़कों पे गिराया, बालों से पकड़ा, नाले में फेंक दिया। ये भी इल्जाम लगाए ना आपने? यासिर भाई बिल्कुल गलत फरमा रहे हैं। कमाल हो गया, आपके साथ बैठे ना, मैं खुद उसका विक्टिम, हम बैठे हुए थे सड़क पानी का विक्टिम। बिल्कुल, हम सड़क पे बैठे हुए थे। वो पाइप जो है वो वहां पर गीले ही होंगे ना, सड़क गीली थी तो गीली सड़क। नेवर जी, नहीं, सड़क कैसे गीली है? कोई बारिश हो रही थी, पानी जो है छोड़ा गया, उस पाइप को खोला गया, ऊपर की खोल के थी और नीचे उनकी कमीज गीली थी। वही ये किस तरह पानी आया? ऊपर किधर गीली थी? नहीं थी ना, तो नीचे ही पानी होता है ना, जब नीचे पाइप सड़क पे पड़ा था ना। ऊपर से पानी मारेंगे? नहीं, ऊपर से नहीं मारा ना, उठा के यूं नहीं मारा। हाँ, तो बैठी हुई थी, छोड़ दिया कि ये सारी गीली हो जाए, उठ जाए। साहब से सवाल ये है कि जो पानी का पाइप इस्तेमाल किया गया वो घर में सप्लाई वाला था या कैनन गन वाला? यासिर साहब बैठे हुए हैं, क्या इनके कैमरे, सुन लीजिए एक मिनट, क्या इनके कैमरे पीछे इनको नहीं कहा गया कि आप गाड़ियों के अंदर बैठ जाएं? जब सारा वहां पर उनको घसीटा जा रहा था, वीडियो क्यों नहीं कवर की इन्होंने? ये तो रिपोर्टर हैं। आपके पास मोबाइल से? हमारे पास मोबाइल से हमें मारा है उन्होंने, हमें धक्के दे के पीछे किया। आपने क्यों नहीं वीडियो बनाई? देखिए लाइटें सारी बंद थी, हमें मार रहे थे, हम वीडियो बनाते। आजकल का मोबाइल हमारे साथ हाथापाई कर रहे थे। अच्छा, अगर मैं हल्फन कहता हूं कि यार सारा किया गया, ये हलफ दे दें। जो वीडियो वहां से वायरल हुई है नौरीन आपा की, जो वीडियो वायरल हुई है, जब सारा, सुन लीजिए, जो सारा विक्टिमाइज कर दिया गया, उसके बाद जाकर आप 5 सेकंड का वो वीडियो क्लिप बना रहे हैं, उससे जो सारी कार्रवाई डाली गई है वो किधर थे? ये सारे गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं उधर मौजूद था। 50 बंदे वहां से लेकर आ जाएं, इनको दबाया गया होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये खुद से गए थे, इनको दबाया गया होगा कि आप ना जाइए, कैमरे छीन लेते हैं सारा। हमारे रिस्पांसिबल जर्नलिस्ट हैं, इस तरह दबाने जब 2019 में बात होती थी, तलत साहब आपकी राय और साहब इसमें एक चीज, आज आपकी राय और, ऐसे ना कीजिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, होनी चाहिए ना। देखें, बात इन्होंने बात की है कि आइन जो है पाकिस्तान का, उसको ये नहीं मानते, जो उसके मुताबिक नहीं चलते, कानून के मुताबिक नहीं चलते, हम 1973 के आइन के मुताबिक चलते हैं। हम जो 2025 के अंदर आपने आइन को खत्म किया है उसके मुताबिक नहीं चलते। तरमीम किया खत्म? तरमीम कैसे? जेली पार्लियामेंट ने, जिसको आवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया। आपको भी मैंडेट नहीं था ना, हमने तरमीम की थी।
आप हमने लोगों ने तरमीम कानून की बनाए नहीं थे। कितनी petition इलेक्शन थी? एक्ट किसने तब्दील किया Never, था? बिल्कुल इलेक्शन एक्ट किसने तब्दील इलेक्शन किया एक्ट था? में रिटायर जजेस लेकर आए 2019 क्या कहते हैं? बिल्कुल इलेक्शन अफनान एक्ट साहब, ऐसी किसने बात कहा नहीं था है। कि इंट्रा असल पार्टी मुद्दा इलेक्शन ये है, यानी आपको कोई पूछे नहीं, आपको कोई टच ना करे, अगर आप ना गोली होंगे, मारे, आप डाका मारे, तो जो सिंपल मर्जी, ले ऐसा लेंगे नहीं क्या चलेगा। धमकी ऐसा तो नहीं चलेगा। मारने की धमकी तो आपकी तरफ से आई। आपने Let me- बोले आपके बिहाफ हमने में धमकी दी और इन्होंने मारा है हमें। मुझे इन्होंने दरअसल- मारा है, आप डी लोगों चौक ने के अंदर हमारे गोली मारा है। मारी है। Let me ask- मैं हमारे दो लोगों हमारे को- कारकुन है मरी मुझे- से, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहता हूं। उनको टीएलपी की वो उस लिस्ट में डाल के शेड्यूल 4 में डाला गया है। मेरे सामने नाम है वो पीटीआई के। ये पाकिस्तान के अंदर ये अजीज सत्ती और उमर सत्ती, भाई इनसे मुझे जवाब लेकर दें कि ये कैसे आप शेड्यूल 4 के चलो अंदर ये कंसिडर कर हैं पीटीआई के। ठीक है, आप टीएलपी के खाते में डाल के अब पीटीआई को विक्टिमाइज कर रहे क्योंकि हैं। आप उनके इतने करीब खड़े थे शायद हम कंफ्यूजन हो हर गई। मजलूम के करीब खड़े हैं। ठीक, तो सही वापस आ गए। बैंड जमात इस वक्त हो गई है। मैं जो अडयाला के सामने ये जो हर वक्त हंगामा रहता है, मैं कह के तंग आ गया हूं, आप क्यों मीटिंग नहीं करवाते? उसकी क्या वजह है? मतलब वाकई इनका आर्गुमेंट ये कि आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं, बात यह है कि देखें, बात यह है कि ये ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट है। ये खाली मीटिंग पे ख़त्म हो रही होती है तो हम कब की करा देते। ये कि पहले देसी मुर्ग चाहिए, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर जो है फलानी चीज़ नहीं दी, मुझे मुलाकात नहीं कराई मेरी सुबह, ये इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलते हम। भाई आपने डंबल दे दिए ना, आपने मुर्गे दे दिए अपनी बयान के मुताबिक, तो मुलाकात भी दे देना। नहीं, वो फिर अगली आ जाएगी बात कि अब ये करो। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये लोग भी शुरू हो जाएंगे। और ये बड़े अरसे से इसी तरह चल रहा है। आप जो मर्जी कर लें, इन्होंने जो है वो अपना इन्होंने बिहेवियर चेंज नहीं करना। देखें, बात यह है कि आइन और कानून जो है ना वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता। इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लगे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम नहीं मानते उस आइन को, तो भाई फिर तो 1973 के बाद तो 27 तरमीमें हो चुकी हैं, तो फिर तो आप सारी की सारी नहीं मानते। जिस तरमीम पे आपका वज़ीर आज़म आया था वो भी नहीं मानते। इलेक्शन एक्ट 2019 इन्होंने तब्दील किया, हमने इनको मना किया कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन वाला सिलसिला ना डालें इसके अंदर। इन्होंने फिर भी डाला और उस जब हमने इनको मना किया तो इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। मुझे आज तक याद है ज्वाइंट सेशन में हुआ था। ठीक, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारे पाकिस्तान के सामने, लेट मी ब्रिंग वो भी हमारे पे डाल देते हैं। उस्मान, तो इलेक्शन कमीशन ने एक स्टैंड लिया है, नोइंग कि कितनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनी हुई है, टेम्पर्स फ्लैग कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर धमकियां दे रहा है। आज जो उनकी प्रेजेंस थी वहां पर, किस तरीके से वो बात कर रहे थे, कल जो उन्होंने कैंपेन की, यानी वाकईतन एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। इसमें अब इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा फिर? कल आएंगे, नहीं आएंगे इलेक्शन? अगर नहीं आएंगे तो इलेक्शन कमीशन फिर क्या करेगा? ज़रा उस पर तो बात करें। सर, इलेक्शन कमीशन इस वक्त बड़ा क्लियर है। आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से जो मेरी बात हुई, तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स का कहना था कि हमें इलेक्शन एक्ट 2017 हमें ये पावर देता है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात कराए। ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर अगर आप देखें तो इलेक्शन एक्ट 170, 174, 175 और 183 ये इलेक्शन एक्ट की सेक्शन हैं, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि आपने अगर कोई सरकारी ओहदेदार या पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर वो इलेक्शन कैंपेन में जाकर किसी खास उम्मीदवार की कैंपेन करे तो उसको 6 माह कम से कम सजाए और 50,000 रुपया जुर्माना इलेक्शन कमीशन कर सकता है सुहेल आफरीदी साहब को, या जुर्माना करेगा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये अगर सजा होगी तो फिर डिस्क्वालीफाई क्योंकि इसमें जो ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अगर किसी फ़र्द, शख्सियत या पब्लिक ऑफिस होल्डर ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में मुदाखलत या खलल डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड। ज़रा अडयाला की ओर वापस आएँ। मेरा सवाल ओरिजिनल यही था कि अगर ये सारा कुछ ना होता तो क्या ये सारा कुछ हो रहा था जिसको अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं? ये इलेक्शन बयानात देते ना देते, इलेक्शन कमीशन नोटिस ना लेता? क्योंकि इसकी जितनी जड़ है वो अडयाला से जुड़ती है जाके बज़ाहिर। तला साहब, अडयाला बज़ाहिर एक सामने नज़र आ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 समातों से गालिबन इनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। उससे पहले मैडम उज़मा, डॉक्टर उज़मा जो उनकी मुलाकात हुई, इनके वकील भी जाते रहे। अब एक तारक फजल चौधरी साहब का भी गुज़िश्ता दिनों कुछ एक बयान आया था जो गालिबन आप साहब की नज़र से गुजरा होगा कि इस हवाले से एक कानून मौजूद है कि फैमिली का हक है, वकला का हक है, लेकिन उसके बाद जेल मैनुअल आ जाता है। अब जो इनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उसमें मामला ये है कि पुलिस जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, मुलाकात कराना उनकी डोमेन नहीं है। ठीक, कल इनका ये मुतालबा था कि SHO सदर बैरूनी हमें नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए डेड श्योरिटी दे कि ये मुलाकात कराएगा, और वो इनको बार बार ये कह रहा था कि ये मेरी डोमेन नहीं है। इसके बाद मामला बिगड़ा, और मामला फिर इस हद तक बिगड़ा कि
पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अलीमा खान साहिबा के एक कज़न इस्लामाबाद में रहते हैं, गालिबन अरसलान खान उनका नाम है, उनको वहाँ पे बुलाया गया रिक्वेस्ट करके। उन्होंने इनसे मिन्नत समाजत की। फिर आधे घंटे का टाइम लिया गया कि हम डिनर करके उठ जाएंगे। डिनर करने के बाद ये फिर वहीं पे बैठ गए और फिर मामला बिगड़ गया। लेकिन उस मामला बिगड़ने की सूरत हाल भी कोई इतनी संगीन नहीं थी जिस तरह उसकी हाइप क्रिएट की गई। पंजोता साहब भले इससे इख्तलाफ करें, जब वो खवातीन पुलिस एहलकार वहां पे आई, नजरों की आपकी तरफ देखते हैं ना, तो मुझे फिर थोड़ा सा खवातीन पुलिस एहलकार वहां पे आई, उससे पहले इनके 2 अरकान असेंबली जो वहां पे मौजूद थे, उनको बाकायदा मेरी आंखों के सामने SHO सदर बैरूनी ने जाके कहा कि खवातीन को खवातीन वाला काम करने दें, मर्द यहां से हट जाएं। वहां पे तलखी हुई और धक्कम पेल हुई। अब खवातीन वाला जो मामला है उसमें कोई मर्द मौजूद नहीं था। मैं ये आपको हल्फन कहता हूं, मैं भी वहां पे मौजूद नहीं था। ठीक, कोई मर्द भी नहीं था। अब जो पुलिस के अधिकार भी नहीं थे, पुलिस वाले तो सारे ही उन्होंने पीछे हटा दिए थे। नहीं, ऊपर नहीं थे, लेडीज पुलिस वहां पे अपने सर्कल में थी। ठीक, और ऊपर नहीं थे पुलिस वाले। अच्छा नईम साहब, अगर आपसे पूछ पाऊं, ये अडियाला का जो मामला है, ये वैसे किस किस्म का जुल्म है कि लेके जाते हैं, चक्री में छोड़ते हैं, वहां से खाना खाते, फिर वापस चलते, फिर आ जाते हैं, फिर मतलब आप जो बड़ा मुकम्मल और जामा काम करते होते थे ना, आप तो जब पकड़ते थे छोड़ते नहीं होते थे। बात ये है कि ये तो आप जिसकी बहन, जिसकी बहन, जिसकी माँ, जिसकी बेटी के साथ सलूक होता है ना, जो ये वो फील कर सकता है। नहीं, उनकी दूसरा बंदा तो लिखी लिखाई स्टोरी आपने जेलों में डाली, फॉरवर्डेड एज रिसीव कर देता है। मरियम नवाज, लेकिन देखिए मरियम नवाज करप्शन वाले मामले, आप इमरान खान करप्शन में अंदर नहीं, इमरान खान जो हैं अपने केसेस की वजह से हैं, और जो केसेस बनाए गए हैं वो सबको पता है कि किस वजह से केसेस बनाए गए। चलें ठीक है, आपकी मान लेते हैं कि करप्शन के केसेस हैं, तो क्या बहने वकला, मेरा लिस्ट में नाम था अफनान साहब, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया? 6 वकील जो हैं, फैमिली मेंबर नहीं है, मेरे भाई वकील हैं, हम 6 वकीलों के नाम जाते हैं, कोऑर्डिनेटर लिस्ट भिजवाते हैं, हाई कोर्ट का हुक्म है, ठीक है जी, 6 वकला हैं, 6 वकला के नाम थे, एक को नहीं जाने दिया गया, बहुत सारे को जाने भी दिया, 2 हफ्तों बहुत सारे को जाने दिया, एक को भी नहीं जाने दिया, पिछली दफा भी नहीं जाने दिया, और 2 मुलाकातों के अंदर मिलते फैमिली में एक मेंबर नहीं जा सका। अफनान साहब रिपोर्ट चेक करें, देखें, खाली ये नहीं होता पहले होती नहीं मुलाकातें, नहीं पहले हुई हैं, पहले भी महदूद की हैं, तो आप बंद क्यों की हैं? आइसोलेशन में कैसे कर सकते कह रहा हूं कि यानी आप लोगों के बुनियादी, एक बंदे के ऊपर जेली मुकदमात हैं, फिर रूल 92 1978 उसके मुताबिक उसके फर्द यानी फैमिली के मेंबर, लीगल एडवाइजर, वकला और उसके अलावा रुफका, वो जाकर उससे मुलाकात कर सकते हैं। और 3 मेंबर बेंच ने ये फैसला दिया। हम फैसले की कॉपियां दिखा के थक गए। यासिर साहब साथ मौजूद होते हैं, भाई वजह क्या है, मिलने क्यों नहीं देना? अच्छा, आइसोलेशन में कैसे कर सकते हैं कि मुलाकात नहीं हो सकती? इससे मुराद क्या है कि अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो आप जाके NA-18 के अंदर खड़े होके इलेक्शन के अमले को धमकियां दे, जान से मारने की, ये जस्टिफाइड तो नहीं होगा? CM ने बात की है कि यहाँ धांधली नहीं होनी चाहिए। गैरतमंद पाकिस्तान की अवाम है, और गैरतमंद अवाम जो है वो कभी भी अपना वोट चोरी नहीं होने देगी। हम उसकी हिफाजत करेंगे, और आपका काम है न्यूट्रल रहना, फेयर इलेक्शन करवाना। क्या फेयर इलेक्शन की डिमांड करना ये उसने गलत कर दिया है? नहीं, जो बातें उसने क्या, उसने यही कहा है कि फेयर इलेक्शन का मुराद ये है कि टर्न जो वोटिंग होती है उसके अंदर स्लो प्रोसेस कराते हैं, फॉर्म 45 को फॉर्म 47 के अंदर तब्दील करते हैं, ठीक है जी, वहां मोरें जेली लगती हैं, बॉक्स जेली उसके अंदर पर्चियां डाली जाती हैं, तो वो ना किया जाए। ये है फेयर। और अगर फेयर इलेक्शन में आप लोग हार गए तो? फेयर इलेक्शन के अंदर अगर हम हार गए तो फिर हम हार जाएंगे। हम कौन से ऐसे हैं कि हम कहेंगे कि हम फॉर्म 47 पे बना दें? ये तो वो है ना जो फॉर्म 47 पे हैं। तो अगर फिर इलेक्शन डिमांड करना जुर्म है तो मुझे फिर बता दें कि क्या उसके इतना सादा मामला है, अगर इतना ही सादा मामला है तो इलेक्शन कमीशन इतना सख्त स्टैंड क्यों लिया? उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से गुज़श्ता जो उनका सारा मामला था, आज उन्होंने मीटिंग की और इलेक्शन विंग ने उनको ये तमाम तर ट्रांसक्रिप्ट दिखाई, जो उनकी पूरी तकरीर थी। जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे थे कि पूरी तकरीर दिखाई, और पूरी तकरीर में उन्होंने जो धमकी दी कि सुबह का सूरज आप नहीं देख सकेंगे, ये इलेक्शन अमले को अगर आप फिर इलेक्शन नहीं कराते तो सर ये उन्होंने, वो आपने जाकर ट्रिब्यूनल के अंदर जाना है कि आप केस करेंगे, गोली मारेंगे सर, ये बोला मतलब यही है, यानी फेयर इलेक्शन कराना। पहले उस वक्त पे फेयर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए उनके। और अगर एक मिनट रुक जाए, अगर नहीं होते तो फिर क्या कार्रवाई? आर्टिकल 6 लगता है इलेक्शन के ऊपर। कमाल हो गया, आपने ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर चैलेंज कर रहे हैं। हम चैलेंज भी करेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे। उसमें कोई आर्टिकल कोर्ट क्यों नहीं कर? देखिए वहां पर कौन सी बंदूक का जिक्र हुआ है उस बयान के अंदर? जुबान आर्टिकल का नहीं, बंदूक का भी नहीं हुआ। जुबान से यही कहा है कि हम
आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जलसे में भी नहीं जा सुनवाओ सकते। उन्होंने क्या कहा? वो जलसे में नहीं जा सकते। मतलब यही है ना मेरे भाई, मतलब यही है। गालिब का शेर थोड़ा पे आप उसके मतलब देखिए, तशरीह पहले करें। उस नुक्ते पे आए कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए। एब्सोल्युटली होने फेयर चाहिए। इलेक्शन में तकलीफ क्यों है? सीएम को नहीं जाना फिर- चाहिए था जी, सीएम को नहीं जाना तो चाहिए लगाड़ी सर, क्यों गया जी, मरीम जी, नवाज से? नहीं, तो फिर गलत इसका किया मतलब है कि आप गलत कर उसने रहे हैं। जाकर कैंपेन आप नहीं गलत कर की, रहे जलसे के खड़े, जलसे के अंदर आप खड़े गलत होकर कर रहे हैं। तकरीर की है, कैंपेन नहीं की अच्छा, ठीक उसने। है। उसने एक ये निशान है उमर यूब और भी लोग गए हैं आपके, खाली वो नहीं, सीएम के अलावा और आपके सर, एमएनए दो भी गए चीजें, हैं। एक तो जो जबान जो उन्होंने नाजेबा जबान इस्तेमाल की है, ये इलेक्शन कमीशन का मौकिफ ठीक है है। कि उनके बयान को उन्होंने गैर जिम्मेदाराना करार दिया है और इसी मामले पर उन्होंने फौज तलब की है, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग अफसर है, क्योंकि जो इंतखाबी मवाद की तरसील है वो इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने कर देनी है और उसके लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। वो नहीं चाह रहे, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस है उसको भी डरा दिया, इलेक्शन अमले को भी डरा दिया, जिले इंतजामिया को भी डरा दिया, आरओ जिले इंतजामिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर उसकी जान को खतरा है तो वो तो अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा। इस मामले पर फिर इलेक्शन कमीशन ने 3 मरासले लिखे। एक चीफ सेक्रेटरी केपी को लिखा कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, अमन व अमान कायम रखें। फिर इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा को लिखा कि आप अफवाज पाकिस्तान और वो भी तैनाती है। को तैनात करें। अगर मैं पूछ पाऊँ सेनेटर साहब आपसे, चूंकि चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है तो ये फेडरेशन का मामला भी है, ये सिर्फ मामला इलेक्शन कैंपेन का नहीं है, तो इसमें तो ज़रा गवर्नर भी इन्वॉल्व होता है, सदर भी इन्वॉल्व होता है, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो आपके ख्याल में इतना संजीदा मामला है, इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बात कर ली, आपकी हुकूमत इसके ऊपर क्या स्टैंड ले सकती है? नहीं, देखिए, हमारा तो इसके ऊपर यह स्टैंड है कि आइन और कानून के तहत जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और उसमें जो जीते वो जीत जाए। मामला सिर्फ ये है कि ये नहीं हो सकता कि पीटीआई वाले कहें कि सारे आइन और कानून फॉलो करें, हम नहीं करेंगे, जो कि इनके पहले माजी में मामला चलते हैं। बात यह है कि सीएम वहाँ पे खुद गए हैं, जुनैद अकबर साहब वहाँ पे खुद गए हैं, जो उन्होंने वहाँ पे जाके तकरीरें की हैं वो सारी पाकिस्तान सुन सकता है। और ये जानबूझ के इंतशार फैलाने के लिए बार बार इसका जवाब दे रहे हैं, 2 मरतबा एक है, जानबूझ के क्यों करेंगे? वैसे फ्रैंकली नहीं, इंतशार फैलाना मैं जानना आपने 2 मरतबा कहा है, क्यों करेंगे जानबूझ? इंतशार इसलिए फैलाएंगे क्योंकि इनकी अपने सूबे में इंतशार क्यों इनकी फैलाएंगे? मकबूलियत खत्म हो गई है, बातें- नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत बेहतरीन हो गई है। वो आप तो खैबर पख्तूनख्वा में इंतजार फैलाने वहाँ पे तो मरीम नवाज की होगी ना, बातें- क्योंकि वो बसें शसें देखिए, बड़े बात यह है कि इनकी बात नहीं मानी जा रही, तो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो पूरे मुल्क में आग लगाएं। इनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। बहुत अरसे से ये इनकी ख्वाहिश है, अभी नहीं है। आई विल लीव इट देयर। देखते हैं कि कल पंजोता साहब ने जो अपनी स्ट्रेटजी हमसे शेयर नहीं की, लेकिन देखते हैं कि कल तलबी के ऊपर क्या मामलात होंगे। मामला है बहुत संजीदा। वो जैसे कहते हैं कि गल वध गई है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अब बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो गई है। नज़रियाती तौर पर तो इन जमातों में इख्तलाफ था भी, लेकिन अब ये इख्तलाफ एक और हकीकत इख्तियार कर रहा है। नए सूबे बनने चाहिए, इसरार है एमक्यूएम का। बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, निज़ाम के अंदर बड़ी बुनियादी तब्दीली आनी चाहिए, इसको नहीं रुकना चाहिए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप ये काम ना करें, आप अपनी सियासत को संभालें, अंदरूनी इख्तलाफात से आप जान छुड़ाएं और ये काम हम पर छोड़ दें। ऐसा काम नहीं होगा जिसमें पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी नहीं है। हमारे पास सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से मौजूद हैं और हसन साबिर साहब रुकन कौमी असम्बली एमक्यूएम की तरफ से। दोनों का शुक्रिया। अगर मैं सेनेटर साहब आपसे बात का आगाज़ कर लूँ, मुख्तसरन आप फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो एमक्यूएम की बात में जान लगती है, हमें छोटे इंतज़ामी यूनिट चाहिए, हमें निचले लेवल के ऊपर ताकत तकसीम करनी है और पैसे भी देने हैं, गवर्नेंस बेहतर होगी, दुनिया में यही मॉडल है। तो पीपल्स पार्टी का एतराज़ क्या है इस पे? देखिए, पीपल्स पार्टी तो शुरू से डिसेंट्रलाइजेशन पर यकीन रखती है और आइन के आर्टिकल 38 में सिर्फ लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने तमाम डिपार्टमेंट को डिसेंट्रलाइज करेंगे और लोकल गवर्नमेंट उससे सेपरेट है। तो ये जो छोटे यूनिट और बुनियादी यूनिट जो है वो की बात हो रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीजन्स पहले ही हैं। उसके साथ लोकल गवर्नमेंट आइन के आर्टिकल 140A में एक बड़ा प्रोविजन है कि ईच प्रोविंस शैल एस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो ये 18वीं तरमीम में बड़ा प्रोविजन डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर सूबा जो है वो
अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा और उनको इंतज़ामी, माली और सियासी अख्तियारात जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन इस प्रोविजन को MQM ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसका जजमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि ये प्रोविंशियल असेंबली का अख्तियार है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इनेक्ट करना और इन पैरामीटर्स पर वो इनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सिंध असेंबली ने वो उस जजमेंट के मुताबिक आर्टिकल 140A के तहत वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अमेंड किया, जो कि अभी नाफिजुल अमल है सूबे में। और इससे जो है वो दूसरे सूबों में, पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे, KP में इलेक्शन नहीं हो रहे, सिंध वाहिद सूबा है जहां लोकल गवर्नमेंट सबसे स्ट्रांग है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक जो उन्होंने आर्टिकल 140 को इंटरप्रेट किया था उसके तहत किया गया। सर साहब आप यहीं पे भी अगर थोड़ा सा अगर रुकिएगा, मैं सूबों पर अभी आता हूँ। पहले ज़रा ये जो निचली सतह पर इख्तियारात भेजने का मामला है, हसन साहब, तो लोकल बॉडीज़ तो हैं, काम कर रही हैं, सूबे का इख्तियार है, असम्बली ने इख्तियार इस्तेमाल किया, आपकी ख्वाहिश यकीन हो सकती है, लेकिन आपके पास नंबर्स नहीं हैं और इस वक्त ज़रा पीपल्स पार्टी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में है, तो उन्होंने जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके भी कर दिया। तो अब आप इससे आगे क्या चाहते हैं उनसे कि आपकी बात मान लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत शुक्रिया इस बर्निंग इशू को रेस करने के लिए। देखिए, MQM बेसिकली चाह क्या रही है? MQM तो चाह रही है कि कश्मीर तक, कराची से लेके कश्मीर तक के अवाम जो है बाइख्तियार हो जाए, तमाम अजला को जो है वो इख्तियार मिल जाए और डिविजिबल पूल के ज़रिए पैसे जो है उन तक मुंतकिल हो जाए ताकि आम आदमी की फलाह बहबूद का काम हो सके। MNA MPS का काम नहीं है कि वो जाकर सड़कें बनाएं, जाके सफाई का इंतज़ाम करें, जाके जो सीवरेज का पानी बाहर निकालें। उनका काम रेगुलेटर का है, जो आइन में जिस तरह से दर्ज है कि आर्टिकल 140A उसकी तशरीह आज से 15 साल पहले की गई थी और 15 साल पहले जिन 3 लाइनों का तस्करा अभी यहाँ पे ज़मीर गुमरो साहब ने फरमाया, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं उनको डिवॉल्व करना था। अब वो डिवॉल्व किस हद तक करना था, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन इन्होंने, जो MQM की पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फुल कोर्ट बेंच ने मनोअन उसको उस तरह से नहीं किया। वो बहुत तवील जजमेंट है, उसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज लिखा है कि किन डिपार्टमेंट्स को डिवॉल्व करना है, किन इदारों के अंदर पैसे जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जहां पर इनको अपनी मर्जी नजर आई वहां पर इन्होंने एक कानून बनाकर, लोकल गवर्नमेंट का कानून बनाकर पेश कर दिया। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। पूरे पाकिस्तान में सूबों ने इसको अप्लाई ही नहीं किया, उसका जो लेटर एंड स्पिरिट था, जो एसेंस था आर्टिकल 140 का, नहीं किया। अब रह जाती बात कि MQM के पास नंबर नहीं है। डेफिनेटली MQM के पास वो नंबर नहीं जिससे 2/3 मेजॉरिटी आती है, लेकिन चूंकि अब ये पूरे पाकिस्तान का बिल है, इस पे PMLN ने लीड ली है, पंजाब असेंबली से यूनानिमसली इसको पास कराया, जिसमें पीपल्स पार्टी भी उस असेंबली के अंदर मौजूद है। और वो पास करवाने के बाद, यही पूरा कानून पास करवाने के बाद उसको नेशनल असेंबली स्पीकर साहब के पास भिजवाया कि इसको आइन के आर्टिकल में तरमीम करके 140 की तशरीह कर दी जाए। तो यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस आकर 140A को डिस्कस करने की बात जो है वो पीपल्स पार्टी से डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, या ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर साहब आजम नज़ीर तारड़ साहब बात कर रहे हैं, और जो कमेटी तश्कील दी गई थी, जो जॉइंट कमेटी थी इस 27वीं तरमीम के हवाले से, उसमें भी तकरीबन सिवाय पीपल्स पार्टी के जितने भी मेंबर्स मौजूद थे दोनों जॉइंट कमेटीज़ के, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि एक मजबूत अजला के लिए 140A की तशरीह हो जाना और ये पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स को डिवॉल्व कर देना जरूरी है। अभी होता क्या है कि NFC के जरिए डिविजिबल पूल में, और डिविजिबल पूल के जरिए सूबों को पैसे पार्क हो रहे हैं, हजार अरब रुपए पार्क हो रहे हैं। इस साल सिंध हुकूमत को 2400 अरब रुपए मिले। 57.7% जो NFC का रेशो है उसमें 27% को मिलता है। 2400 अरब। ये तो सवाबदीद जो सूबे के अंदर हुकूमत है, जो असेंबली में जिसकी मेजॉरिटी है, जिसका चीफ मिनिस्टर है, जिसका मेयर है, आपको ज़ाहिर पसंद नहीं होगा लेकिन उनका ये मामला, लेकिन ये तो उनका सवाबदीदी इख्तियार है। मैं ज़रा बात को साथ सूबों की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। अगर आप सूबों के हवाले से बात करें कि अभी गवर्नर साहब ने बात की कि डिविजन्स मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं, और जैसा तैसा भी आपके ख्याल में एक निज़ाम भी मौजूद है नेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उसके पास इतनी नहीं होगी। आप सूबे क्यों बनवाना चाहते हैं ज़्यादा? उससे क्या फ़ायदा होगा?
सर इसके लिए भी मैं गुजारिश करूं कि ये मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जब आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी MQM मरकज़ बहादराबाद पे, तो इसकी पूरी एक बैकग्राउंड समझाया था कि उसको सूबे बनने इस मुल्क के अंदर इंतहाई ज़रूरी किस लिए है, क्योंकि हम सिर्फ इस सूबे और इस शहर की बात नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में देख लीजिए, आपके इल्म में है तलत साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह से सारी चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। बलूचिस्तान में MNA को अपने हलके में ट्रैवल करने के लिए 3 दिन दरकार है। इतना बड़ा हलका एक MNA के पास है। सूबाई असम्बली के मेंबर के पास ये इतना मौका ही नहीं मिल पाता कि वो अपने हल्के के अंदर चला जाए। इसी तरह से KP के अंदर है, पंजाब के बॉर्डर एरियाज के अंदर है, सिंध के इलाके बहुत सारे जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज है उनके अंदर है। सिंध में अगर सूबे बनेंगे तो सूबों के अंदर इख्तियारात होंगे, सिंध में कितने सूबे बनने चाहिए गवर्नर होगा, उसके अंदर वहाँ की एक इंस्टीट्यूशन होगी, वहाँ की यूनिवर्सिटीज होंगी, वहाँ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा। तो ये इंतहाई जरूरी है। आप शुरुआत पंजाब से कर लें। 2013 में आवाज आ रही है कर दिया था कि 3 सूबे बना दिए जाएं। जी मुझे आ गई मुझे आवाज। जी फरमाइएगा क्विकली, मैं सेनेटर साहब को मैं जानना चाहूंगा, सिंध में ब्रीफली फरमाइएगा कि कितने सूबे आपके ख्याल में बनने चाहिए? देखिए, सिंध में कोई सूबा बनना नामुमकिन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। 1 यूनिट के तबाहकुन जो है वो तजर्बे के बाद मौजूदा सूबों को आइन के आर्टिकल 239 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि ये अख्तियार सूबाई असम्बली के पास है। जब तक वो 2/3 मेजॉरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, सदर किसी ऐसे बिल पर जो है वो साइन नहीं कर सकता, सूबा नहीं बन सकता। तो ये कहना, ये जो मौजूदा सूबे हैं ये मुगलों वाले सूबे नहीं, ये खुद इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे। व्हेन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड पंजाब वाज अ कंट्री, सिंध वाज अ कंट्री, इस तरह से कलात रियासत था। तो ये जो हमारे यहाँ इन्होंने मिलकर जो है वो फेडरेशन को बनाया है। फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं होती, गवर्नमेंट को जो है इन्होंने, ये कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होते हैं, इन्होंने ही बनाया है। अभी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सूबों को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ये अख्तियार प्रोविंशियल असेंबली के पास है। और अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली और अगर ये इख्तियार इसमें तरमीम हो जाए, सेनेटर साहब, अगर इस इख्तियार में तरमीम हो जाए और सूबे बनाने की तजवीज़ जो है इस तरमीम के साथ सामने आए, पंजाब के अंदर भी बने, खैबर पख्तूनख्वा में भी बने, बलूचिस्तान में भी मिले, और सिंध में फिर क्यों ना बने, मैं ये जानना चाहूँगा। आप तो इख्तियार से जोड़ रहे हैं ना, वो तरमीम, उसमें तरमीम आ जाएगी। कितनी तरमीमें आ गई हैं? तो 28 में वो भी तरमीम हो जाएगी। सूबे जो है वो, देखिए ये सूबे स्टेट्स हैं, इन्होंने जो है वो कंसेंट दिया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट बनेगी। क्या होती है कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं होते, सूबे तो पहले ही थे। उन्होंने कंसेंट दिया कि हम ये सब्जेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठे चलाएगी और इस वजह से हम फेडरल गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने तो सूबे नहीं बनाए ना। तो जब पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं है कि वो सूबे बना सके, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको कैसे टच कर सकते हैं? ये तो गैर आईनी होगा कि जिसने जो है फेडरल गवर्नमेंट जिस स्टेट ने बनाई, आप उसको जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। आपने 1 यूनिट के बाद देखा सूबों को ख़त्म करके, ये भी सूबों को ख़त्म करने के बराबर है ना, सेम एक्सपीरियंस है ना। आपने क्या देखा, बांग्लादेश अलहदा होगा, मुल्क टूट गया। अब आपने नया मुल्क बनाया है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और वो सूबों ने मिलकर बनाया है। जिन्होंने मुल्क बनाया है आप उसको ख़त्म करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट जिन्होंने बनाई है वो उनको ख़त्म करेगी। ये ख़त्म नहीं कर रहे, ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें तब्दीली ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में देखे लिखा हुआ है कि नए सूबे वहां बनाए जा सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट था। हमारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नए सूबे बनाने का कोई इवन प्रोविजन भी नहीं है। अगर आप आर्टिकल, मुझे हसन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बात आएगी। देखिए मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूं। ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ा क्लियर कर लूं, एक मुझे 10 सेकंड दे दे जी। देखिए मुझे भी करने देना। देखिए जो एनएफसी, ठीक है जी फरमाइए हसन साहब। ये जो जी अभी ज़मीर साहब, मैं अर्ज कर देता हूँ तारे साहब, 239 की तशरीह भी देखें, अपनी मर्जी से कर रही है पीपल्स पार्टी। 239 आर्टिकल 239 कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि सूबे बन सकते। उसमें तो लिखा है कि डिलिमिटेशन सूबों की होगी। उसी आर्टिकल के उसके सब आर्टिकल है 4, 239 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसका सब आर्टिकल है 4। वो कह रहा है कि प्रोविंसेस की डिलिमिटेशन कैसे होगी। तो अगर इतना ही अभाम था, इतना ही प्रॉब्लम था कि भाई सिंध सूबे को या पंजाब या KP या जिस भी किसी सूबे को कभी तकसीम ही नहीं किया जा सकता, तो ये तो वही बात हो गई जैसे जब 1947 में कहते तकसीम हिंदी नहीं हो सकती। ये तो अजीब बात हो गई है भाई। लिखा हुआ है, आर्टिकल मौजूद है, और ये आर्टिकल 1973 में बना था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में बना था।
1 यूनिट के होते हुए बना था, उसमें लिखा गया था कि भाई ये, उसके बाद प्रोविंसेस बना दिए, 4 प्रोविंसेस बना दिए। अब अगर मुल्क को चलाने के लिए, बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, अवाम के फायदे के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, अगर प्रोविंसेस, अगर ये फायदेमंद सूदमंद हो सकते हैं तो उसमें डिबेट करने में क्या हर्ज है। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा के, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के बोलते हैं बात ही नहीं हो सकती, आइन में तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो आइन में ही लिखा हुआ है मेरे भाई, 239 सब आर्टिकल 4 के अंदर पूरा डिफाइन किया है कि सूबे कैसे बनाए जाएंगे इस मुल्क के अंदर। जहां तक बात मुझे है कि इस मामले को इधर ही छोड़ना है क्योंकि ये ऑनगोइंग डिबेट है, आसान साहब और सेंटर जमीर साहब, और हम इसको छोटी निशिस्त में इसका अहाता, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि डिबेट इसके ऊपर होनी चाहिए और डिबेट तहम्मुल के साथ होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगली नशिस्त में हम ज़्यादा सूबों की बात कर पाएंगे, लेकिन अब जब डिबेट चल निकली है तो इसको हमने किसी मंतकी नतीजे पर तो लेके जाना है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं नाजरीन एक ट्वीट की, और ट्वीट के अंदर वीडियो भी है। डोनाल्ड ट्रंप रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेल रहा है, वैसे वो सीढ़ियों से फिसलता है लेकिन फुटबॉल खेल रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वाकईतन डोनाल्ड ट्रंप देखें कितना ज़बरदस्त उसको टैकल कर रहा था। मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई ये AI है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सब कुछ कर सकता है, रोनाल्डो के साथ वो बॉल को घुमा भी सकता है। ये मामलात हैं। आसमा शिराजी, आप उनसे वाकिफ़ हैं, अमूमन तहम्मुल से वो बात करती हैं, लेकिन उनकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टर गिल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने एक सख्त ट्वीट किया। ये उस शदीद ट्रोलिंग का नतीजा है जो खाम खा की जा रही है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जब आप इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर जाहिर है उसका जवाब भी सख्त आएगा। जो सब्र के पैमाने हैं वो लबरेज़ हो जाते हैं। आसमा शिराजी के केस के अंदर आपने देखा कि कैसे उन्होंने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। आई एम श्योर कि फिर ट्रोलिंग का सिलसिला बंद नहीं होगा, मज़ीद होगा, लेकिन जवाब तो उनको देना था। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।